हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर 2 क्लास 12 सॉल्यूशन एंड दिस इज लेक्चर 13 ऑफ अवर लेक्चर सीरीज सॉल्यूशन। देखिए आपके जो लास्ट लेक्चर्स आए थे, हम क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। और जो आपका लेक्चर 11 और लेक्चर 12 था, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए थे। बढ़िया तरीके से वो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे। आज का जो लेक्चर रहेगा, आज के लेक्चर में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक 10 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में बिल्कुल हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन बचेंगे वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरीके से हमारा पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन इस चैप्टर के फिनिश हो जाएंगे और चैप्टर भी हमारे पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। आपके क्वेश्चंस मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 से कराना है आपको। 21 क्वेश्चन है आपका, 2 एलिमेंट ए एंड बी, 2 एलिमेंट हैं आपके ए और बी, कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, AB2, कौन कौन से, AB2 आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और एक कर रहा है आपका AB4। ये आपके 2 एलिमेंट है ए और बी और कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं AB2 और AB4 टाइप के आपके कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ये कह रहा है आगे, व्हेन डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब इसको 20 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे, 1 ग्राम AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lower its by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kilogram mole inverse. Calculate atomic masses of A and B. आपको क्या कैलकुलेट करना है, A and B के एटॉमिक मासेस, ये आपको कैलकुलेट करने हैं। और दे क्या रखा है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है हमारा बेंजीन, सॉल्वेंट है हमारा बेंजीन, क्या है C6H6, ये हमारा सॉल्वेंट है। और दे कितना रखा है, ये दे रखा है आपको 20 ग्राम, दोनों ही केसेस में आपको 20 ग्राम दे रखा है। अगर मैं AB2 केस की बात करूं, ये सॉल्यूट का मास इसमें कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको सॉल्यूट का मास किससे डिनोट करते हैं, WB से डिनोट करते हैं। ये दे रखा है आपको 1 ग्राम आपको सॉल्यूट का मास दे रखा है। और इसने जो हमारा लोअर करा है टेम्परेचर, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो इसने करा है, वो कितना लोअर करा है, वो इसने लोअर करा है 2.3, मतलब डेल्टा TF कितना है इसके लिए 2.3 और आगे क्या है केल्विन, इतना इसने लोअर किया है। अगर इसके लिए देखें तो इसके लिए WB आपका कितना दे रखा है, इसके लिए भी 1 ग्राम दे रखा है। और इसने कितना लोअर करा है, डेल्टा TF इसने लोअर करा है मेरा, ये है 1.3 केल्विन। और जो हमारी 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स आपको दे रखा है, ये दे रखा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब KF आपको कितना दे रखा है 5.1, कितना दे रखा है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अच्छा, किलोग्राम में तो रखते नहीं है इसको, तो हम किलोग्राम से किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, केल्विन ग्राम मोल इनवर्स, इतना आ गया। अब हमें देखो जितना भी डाटा दे रखा था सब कुछ हमने देख लिया, निकालना क्या है, एटॉमिक मास निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये दे रखा आपको डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहां ये दे रखा है तो आपको सिर्फ वही फार्मूला अप्लाई करना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फार्मूला क्या है, ये है आपका MB = KF × WB अपॉन डेल्टा TF × WB। क्या है, MB = KF × WB अपॉन डेल्टा TF × WA। इतनी बात आई समझ में, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे, MB की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए अगर मैं AB2 के लिए देखूं तो KF की वैल्यू क्या है, मेरी KF की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम रहेगी 5.1 × 10⁻³ क्योंकि ये आपका गायरोस्कोपिक कांस्टेंट है, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए ही ये वैल्यू सेम रहनी है। तो 5.1 × 10⁻³ यहाँ पर रखा जाएगा। ऐसे ही इसके लिए भी हमारा ये यहाँ पर रखा जाएगा। फिर अगर मैं AB2 के लिए देखूं, WB की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ग्राम, इसके लिए भी WB की वैल्यू क्या हो जाएगी
1 ग्राम। लेकिन डेल्टा TF की मैं बात करूं, इसके लिए यहाँ पे रखा जाएगा 2.3 और इसके लिए यहाँ पे रखा जाएगा 1.3। WA की मैं बात करूं तो इसके लिए यहाँ पे रखा जाएगा 20, दोनों के लिए यहाँ पे 20 रखा जाएगा। फ़र्क किसका आएगा? डेल्टा TF का। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले को इसकी वैल्यूज़ में पुट करेंगे और इस वाले फॉर्मूलेस को इसकी वैल्यू में पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू में पुट करेंगे तो MB की वैल्यू इसके लिए आएगी और एक MB की वैल्यू हमारी इसके लिए आ जाएगी। मतलब AB2 के लिए मान लीजिए AB2 के लिए मेरा MB आ गया कुछ यहाँ पर, और जब मैंने वैल्यू पुट करी इसके लिए AB4 के लिए मेरा मॉलिक्यूलर मास MB आ गया यहाँ पर कुछ, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया AB2 का और ये AB4 का मॉलिक्यूलर मास हमारा आ गया। लेकिन हमें चाहिए एटॉमिक मास। भाई एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो एटॉमिक मास ऐसे निकालेंगे, आपको मॉलिक्यूलर मास पता है क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मास। तो AB2 का जो मॉलिक्यूलर मास आया है, तो AB2 का जो मॉलिक्यूलर मास कैसा आया होगा भाई? A+2B। A का अगर मैंने एटॉमिक मास मान लिया A और B का एटॉमिक मास मान लिया मैंने B, स्मॉल b, तो क्या हो जाएगा? A+2B करके ही तो मॉलिक्यूलर मास आया होगा हमारा MB। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दी। ऐसी AB4 से बनेगा हमारा क्या बनेगा? A+4B और ये जो आया है ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख लो। मान लो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ रख दी A+4B और इसकी वैल्यू ये यहाँ रख दी। अब जैसा आप मैथमेटिक्स में करते हैं सॉल्व कर लेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट गया और ये माइनस प्लस, ये क्या बच गया हमारा? 2B बच गया और ये यहाँ पे जो बचेगा B की वैल्यू हमारी आ जाएगी। इस तरीके से हमारा B का एटॉमिक मास आ गया। B को हम किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हमारी A की वैल्यू भी आ जाएगी। तो A और B का हमारा एटॉमिक मास आ गया, यही हमें निकालना था। तो देखो एक क्वेश्चन कितना सिंपल था, आपको AB2 के लिए सब कुछ दे रखा था, AB4 के लिए सब कुछ दे रखा था। सिंपल सा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, AB2 का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, AB4 के लिए भी हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, दोनों मॉलिक्यूलर मास आ जाएंगे। एटॉमिक मास की इक्वेशन बनाओ, AB2 के लिए A+2B, AB4 के लिए A+4B, दोनों इक्वेशन को आपस में मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। A की वैल्यू B की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद B की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, आपकी A की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब एटॉमिक मास निकल जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए आपने जितने भी अभी तक क्वेश्चन पढ़े होंगे सब में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, बस वैल्यू लिखो, फार्मूला लगाओ, वो वैल्यूज फार्मूलाज में पुट करो और कैलकुलेट करो, बस यही करना है क्वेश्चन में। सिर्फ आपको किसकी ज़रूरत है? प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक इसकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस 2-3 बार नहीं करके देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा। सिर्फ प्रैक्टिस करके देखनी है, देख के नहीं जाना है, पढ़ के नहीं जाना। क्वेश्चन कभी भी पढ़ के सॉल्व नहीं होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो प्रैक्टिस ज़रूर करके देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्लूकोज दे रखा है आपको, कितना दे रखा है ग्लूकोज का, मतलब WB कितना दे रखा है? 36 ग्राम आपको ग्लूकोज दे रखा है और सॉल्यूशन का हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है? लीटर में प्रेजेंट है, मतलब 1 लीटर प्रेजेंट है, ठीक है? इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है ना, तो 1 लीटर प्रेजेंट है। हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, कितना दे रखा है? 4.98 बार आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। आगे कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 बार एट द सेम टेम्परेचर व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। ये कह रहा है अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इसी का कितना हो जाए 1.52 बार आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए और टेम्परेचर हमारा सेम रहे, टेम्परेचर वही कांस्टेंट रहे, तो पूछ रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी। अब जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो गया, कंसंट्रेशन इसकी पूछ रहा है कितनी होगी। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? फॉर्मूला क्या होता है मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर का? पाई इज इक्वल टू CRT होता है, नहीं होता है? C को खोल लेंगे, C क्या होता है मेरा? मोलैरिटी, मतलब पाई इज इक्वल टू NB/V RT, इतना आ गया हमारा। या फिर इसको ये भी तो लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को खोल लीजिए, क्या हो जाएगा? WB/MB इंटू RT/V, ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है पाई, अगर हम इसके लिए निकालें तो इसके लिए देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू है हमारे पास इसके लिए, अगर फर्स्ट वाले की मैं बात करूं कंडीशन की, तो पाई कितनी है? 4.98 रख देंगे, 4.98 इज इक्वल टू WB कितना है मेरा? 36,
और ग्लूकोज क्या होता है हमारा C6H12O6। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, MB कितना आ जाएगा, 180 आता है इसका, 180 ग्राम पर मोल। तो इसका 36/180 इंटू RT/V, ये हमारा ऐसी, R तो हमारा गैस कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट है, टेम्परेचर उसने पहले ही कांस्टेंट कर रखा है, और वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है वो भी हमारा कांस्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ हमारी कांस्टेंट रहेंगी। ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब इस वाले की देख लीजिए, अगर हमारा प्रेशर हो जाता है 1.52 बार, क्या लगाएंगे, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या रखेंगे इस बार 1.52। अभी इसका W भी हमें नहीं पता, MB भी हमें इसका नहीं पता, RT/V भी आपका ये रहा, ये आपकी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा मेरा 4.98/1.52, RT/V से RT/V कट जाएगा, इतनी बात आई समझ में, कितना आ जाएगा 36/180/WB/MB। तो इस तरीके से मेरी वैल्यू आ जाएगी किसकी, WB/MB की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, WB/MB की वैल्यू यहाँ पर आ गई। WB/MB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, B मतलब सॉल्यूट। तो ये क्या आ गया मेरा, WB की वैल्यू आ गई इस वाले ऑस्मोटिक प्रेशर पर। किसकी वैल्यू आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की इस वाले ऑस्मोटिक प्रेशर पर। लेकिन हमें क्या बताना है, कंसंट्रेशन बतानी है इस ऑस्मोटिक प्रेशर पर। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है कितना दे रखा था 1 लीटर सॉल्यूशन का, और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जितने आएंगे WB/MB, जो भी इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है यहाँ पे पुट कर देंगे। वॉल्यूम मतलब 1, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू होगी, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही हमारी कंसंट्रेशन हो जाएगी, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था, कुछ नहीं, दोबारा एक बार और समझ लीजिए। ग्लूकोज का दे रखा है आपको वेट, इतना दे रखा है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको इतना दे रखा है। वो कह रहा है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इतना से इतना हो जाए तो अब उसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेरी क्या हो जाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करा हमने, पाई इज इक्वल टू CRT को खोलो, क्या बन गया हमारा WB/MB इंटू RT/V। WB की MB की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। दूसरी बार पाई हमने ये रख दिया, ये दूसरी इक्वेशन बना दी, दोनों को डिवाइड कर दिया, RT/V से RT/V कट गया हमारा, सिर्फ WB और MB बचा हमारा। इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके हमारी निकल के आ जाएगी। जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारा इस वाली ऑस्मोटिक प्रेशर पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू होगी। मोलरिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम आपकी 1 दे रखी है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वही इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब जो क्वेश्चन का खेल होना था वो आपका 20 तक हो गया। उसके बाद जितने भी अब क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आप देखेंगे लड्डू क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंटरेक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। ये आपको बताना है कि इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन है। तो आप कैसे बताएंगे, देखिए बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, लंडन फोर्सेज होती हैं, ठीक है, और आपका डाइपोल होता है, आयन डाइपोल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हम देखेंगे किस तरीके से। एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन कह रहा है, एन हेक्सेन और एन ऑक्टेन। हेक्सेन भी आपका नॉन पोलर है, कोई पोल क्रिएट नहीं होते, और ऑक्टेन भी आपका नॉन पोलर है। मैंने आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन, तो वही इसमें देखो वो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है कि चैप्टर आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो केमिस्ट्री को बहुत बढ़िया तरीके से समझ के चलना है, तभी कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि सब कुछ डाटा आपस में कंपाइल होता है। तो इस तरीके से देखिए वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एन हेक्सेन एन ऑक्टेन दोनों ही आपके नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर के बीच में कौन सी अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्सेज होती हैं, लंडन फोर्सेज जिसको बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेज भी उनको बोल सकते हैं, तो इसका आएगा लंडन फोर्सेज। उसके बाद I2 एंड CCl4, I2b और CCl4 भी दोनों ही आपके नॉन पोलर है, तो इनके बीच में भी आपकी लंडन फोर्सेज होंगी। उसके बाद NaClO4 और वाटर, क्या कह रहा है, NaClO4 एंड H2O मतलब वाटर। अब देखिए वाटर जो है हमारा, वाटर तो क्या होता है, पोलर होता है, आपको पता है, पोल क्रिएट करता है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और NaCl4 क्या होता है, आयनिक होता है, मतलब प्लस माइनस में टूटता है। कैसे टूटता है, डिसोसिएट कैसे होता है, Na+ और ClO4-। तो ये आयनिक है, ये पोलर है, तो इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन होगा, आयन डाइपोल। भाई ये पोलर है, पोल क्रिएट करेगा मतलब डाइपोल, और ये आयनिक है, तो आयनिक इंटरेक्शन तो क्या हो गया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद आपका मिथेनॉल एंड एसीटोन। मिथेनॉल और एसीटोन जो है आपका,
वो क्रिएट करेंगे आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH, और दूसरा क्या दे रखा है आपको, दूसरा दे रखा है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है मेरा, एसीटोन होता है मेरा CH3CO CH3, ये आपका एसीटोन होता है। तो दोनों किस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं और आपका ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपका एसीटोनाइट्राइल CH3CN और एसीटोन C3H6O, ये भी आपका कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा, ये आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आइटम है यहाँ पे, तो डाइपोल क्रिएट करेंगे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन साइक्लो है। मतलब ये आपको दे रखा है कि आपको बताना है, ये जो चार दे रखे हैं आपको, साइक्लोहेक्सेन, KCl, CH3OH और CH3CN, इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आपको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि एन ऑक्टेन में वो कौन कितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो देखिए एन ऑक्टेन में किस में सॉल्युबल हो रहा है, एन ऑक्टेन। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होता है वैसे ही उसके फ्रेंड्स बनते हैं, ये आपको मैंने पढ़ाया था। तो मतलब जैसा जो होगा वैसे ही उसमें डिजॉल्व होगा, पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। एन ऑक्टेन क्या है हमारा, नॉन पोलर है, तो इसमें नॉन पोलर ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिजॉल्व हो पाएगा। जो पोलर होगा वो बहुत कम डिजॉल्व हो पाएगा, और आयनिक तो इसमें डिजॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है ये, इसमें सबसे पहले कह रहा है साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन तो हमारा नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व। ये आपका नॉन पोलर है तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसमें एन ऑक्टेन में डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है आपका KCl। KCl बताओ भाई कैसा है, KCl कैसा है आपका, KCl है आपका आयनिक कंपाउंड। कैसे ब्रेक होता है, K+ और Cl- में जब आयनिक है तो डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगा, नॉट डिसॉल्वेबल, डिसॉल्वेबर। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या है हमारा CH3OH और CH3CN। देखिए CH3OH और CH3CN दोनों ही आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं। पोलर मॉलिक्यूल कैसे, ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, दोनों ही पोलर हैं, लेकिन ये ज्यादा पोलर है, मोर पोलर। OH लग रहा है इसमें, ये ज्यादा मोर पोलर है, और ये हमारा कम पोलर है, इसमें लिखेंगे हम लेस पोलर। तो ये लेस पोलर है, ये मोर पोलर है। लेस पोलर वाला इसमें ठीक तरीके से इतना, मतलब इसके कंपैरिजन में जो है ठीक डिसॉल्व हो जाएगा, और मोर पोलर वाला बहुत कम डिसॉल्व हो पाएगा। तो इसकी डिसॉल्विंग का जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है इसको। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले कम डिसॉल्व वाला आएगा, मतलब सबसे कम डिसॉल्व कौन सा होगा, KCl सबसे कम डिसॉल्व होगा। उसके बाद कौन सा कम डिसॉल्व होगा, CH3OH हमारा उससे कम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, और उससे ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा आपका CH3CN, और सबसे ज़्यादा डिसॉल्व होगा आपका साइक्लोहेक्सेन। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करना था, बस आपको इंटरेक्शन देखना था कि इनके बीच में इंटरेक्शन लग कौन सा रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना इस तरीके के क्वेश्चन, थोड़े से मतलब आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन, वो जो न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल से अलग हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, फार्मूलाज नहीं लगने लेकिन कॉन्सेप्ट लगना है इसमें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए वाटर में बताना है कि कौन सा हमारा इनसॉल्युबल होगा, कौन सा पार्शियली सॉल्युबल होगा, और कौन सा हमारा हाईली सॉल्युबल होगा। किसमें बताना है, वाटर में। वाटर आपको पता है क्या होता है, पोलर होता है, तो जो पोलर होगा वो बढ़िया तरीके से सॉल्युबल होगा, जो पोलर नहीं होगा वो बढ़िया तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा। तो देखिए पहले देख लेते हैं हमारा फिनोल। फिनोल क्या होता है, फिनोल होता है मेरा C6H5OH। इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इसकी स्ट्रक्चर होती है मेरी, ये होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, ये हो गया मेरा फिनोल। तो देखिए फिनोल आपका इसमें H2 में डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन पार्शियली डिसॉल्व होगा। कैसा होगा, पार्शियली डिसॉल्व। क्यों,
क्योंकि OH तो मेरा पोलर है, ये तो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट तो हमारा नॉन पोलर है, C6H5 वाला जो पार्ट है ये नॉन पोलर है, तो इसकी वजह से ये पार्शियली डिजॉल्वेबल होगा और इसके ये जो हमारा नॉन पोलर पार्ट है पूरी तरीके से ये डिजॉल्व नहीं होने देगा। उसके बाद बात आती है टॉल्यूइन की। टॉल्यूइन क्या होता है मेरा? टॉल्यूइन होता है मेरा C6H5CH3, मतलब OH जो लग रहा था हमारा बेंजीन के ऊपर, इस बार क्या लगा दो? CH3 लगा दो। अब देखो पहले तो OH हमारा था पोलर, इस बार तो CH3 लग गया, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों ही नॉन पोलर हैं तो नॉट डिजॉल्वेबल, डिजॉल्व ही नहीं होगा ये। उसके बाद मतलब इनसॉल्युबल हो जाएगा ये। फॉर्मिक एसिड की बात करें, फॉर्मिक एसिड क्या होता है हमारा? HCOOH। HCOOH में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा ये H2O के साथ, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो हाईली सॉल्युबल होगा। इतनी बात आई समझ में? इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल आपको पता है, इथाइलिन ग्लाइकोल वो भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो बहुत बढ़िया तरीके से हाईली डिजॉल्वेबल होगा। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो है आपका थोड़ा सा इनसॉल्युबल होगा। क्यों इनसॉल्युबल? इसलिए होगा, एक तो ये पोलर नहीं है क्लोरोफॉर्म, दूसरी बात ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इतनी बात आई समझ में? उसके बाद पेंटेनॉल, पेंटेनॉल भी आपका किसकी तरह है? फिनॉल की तरह है, मतलब C5H9OH। OH ग्रुप हमारा पोलर है, C5H9 आपका क्या है? नॉन पोलर। तो OH ग्रुप की वजह से थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाएगा, इसकी वजह से इतना डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्शियली सॉल्युबल। तो पेंटेनॉल आपका क्या हो जाएगा? पार्शियली सॉल्युबल। इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप भी कहेंगे कि ये ऐसा क्वेश्चन भी होता है क्या? ऐसा क्वेश्चन भी हमारी एनसीईआरटी बुक में है क्या? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स आपकी डेंसिटी दे रखी है, और क्या कंटेन कर रहा है वो जो लेक वाटर है? 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन पर kg ऑफ वाटर। ये कह रहा है कि हमारा वाटर जो है, वाटर मतलब सॉल्वेंट, कितना है? 1 kg पर kg ऑफ वाटर, और हमारा जो Na+ आयन है वो सॉल्यूट है, ये कितना हमारा बता रहा है? ये बता रहा है 92 ग्राम, इतना आपको ये बता रहा है। और इसकी क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैलिटी। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ Na+ आयन इन द लेक, ये आपको मोलैलिटी आपको बतानी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मतलब WA। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए भाई। हमारा Na का जो हमारा ये क्या है? ये है WB। अगर मैं इसकी सोडियम की बात करूं तो सोडियम का क्या होता है? हमारा MB कितना होता है? मोलर मास कितना होता है सोडियम का? 23 होता है ग्राम पर मोल। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब 92 अपॉन 23, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा? 1 kg, 1 kg आ गया आपका 92 अपॉन 23, और इसको सॉल्व कर लेंगे हमारी मोलैलिटी आ जाएगी। अब बात समझ में ये नहीं आई कि ये डेंसिटी क्यों दे रखा है आपको? डेंसिटी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो डेंसिटी बच्चों इसलिए दे रखा है कि एग्जामिनर चाहता है कि आप कंफ्यूज हो। डेंसिटी आप सोचें कि अगर अरे डेंसिटी इसने दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि ये मोलैरिटी निकलवा रहा है हमसे। मोलैरिटी को भी आप मोलैरिटी पढ़ लें डेंसिटी देख के और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। एग्जामिनर इन चीज़ों के साथ ही खेल जाता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, वर्डिंग्स पे जाना है, उस वर्ड्स के साथ एग्जामिनर जो खेल रहा है हमको उसके साथ खेलना है। तो बात यह है कि वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ें और जो चीज़ दे रखी है उसी चीज़ पर फोकस रखें। तो डेंसिटी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, ये ज़बरदस्ती की बात थी। तो बस इसमें सिर्फ मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ और सब कुछ दे रखा है आपको निकाल दो। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CU2S, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दे रखा है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका? CuS का आपको दे रखा है 6 × 10⁻⁴, ये आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है। मैक्सिमम मोलरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन, मैक्सिमम मोलरिटी आपको चेक करवा रहा है। तो देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन इन्होंने कहाँ से उठा कर डाला है? ये इक्विलिब्रियम चैप्टर था आपका एक 11वीं क्लास में, वहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको उठा के डाला है। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अब आपकी बात अगर मैं करूँ CuS की,
एक्वस सॉल्यूशन में कैसे हमारा ये रहता है इक्विलिब्रियम में, इस तरीके से रहता है ये Cu2+ और S2-, इस तरीके से ये रहता है। इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S। हमें निकालनी है सॉल्युबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर दो, मतलब KSP कितना आ जाएगा हमारा, Cu2+ की कंसंट्रेशन इंटू S2- की कंसंट्रेशन, मतलब S इंटू S कितना आ गया हमारा S²। KSP कितना आ गया हमारा S², और S क्या आ गया हमारा √KSP। इस फॉर्मूले को देख के कुछ ध्यान आ रहा है, तो S होता है हमारा √KSP। KSP हमें दे रखा है, क्या दे रखा है KSP हमें 6 × 10⁻⁴, मतलब 6 × 10⁻⁴ आपको दे रखा है। इसका रूट करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, और सॉल्युबिलिटी आपकी मैक्सिमम मोलरिटी होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे से लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल ये। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आपको नंबर दिला के चले जाते हैं, तो जो इसकी प्रैक्टिस करेगा वो ही नंबर ले पाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 28, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का हमें मास परसेंटेज निकालना है, इसका फॉर्मूला भी दे रखा है आपको। 28 एस्पिरिन जो जनरली यूज होती है हमारे घरों में वो होती है एस्पिरिन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C9H8O4, ये इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। और किसमें निकालना है, इसका निकालना है एसीटोनाइट्राइल में। एसीटोनाइट्राइल क्या है, एसीटोनाइट्राइल NITRILE। एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला हमारा क्या दे रखा है, CH3CN, ये आपका एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला दे रखा है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन का हमें मास परसेंट निकालना है इन एसीटोनाइट्राइल में व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O4। ये कितना दे रखा है इसका वेट, 6.5 ग्राम इसका वेट दे रखा है। डिजॉल्व इन 450 ग्राम, ये कितना दे रखा है 450 ग्राम में आपको डिजॉल्व करना है। मास परसेंटेज निकालना है भाई, दोनों का सम अप कर दो, टोटल मास कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 456.5 ग्राम। तो मास ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट जो फॉर्मूला था हमारा क्या देखा था, वो देखा था जिसका निकालना है उसका ऊपर रख दो, अपॉन में टोटल रख दो। तो जिसका निकालना है हमें निकालना है इसका, तो मतलब 6.5 एस्पिरिन का हमें निकालना है, तो 6.5 ऊपर रख देंगे और टोटल मेरा 456.5 नीचे रख दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा ये मास परसेंटेज। इस तरीके से इसको करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था, कुछ नहीं करना था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेलोरफिन देखिए कितने भारी भरकम नाम आ रहे हैं, C19H21NO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। और सिमिलर टू मॉर्फिन, ये मॉर्फिन के सिमिलर होता है। और किस में यूज़ किया जाता है, इज़ यूज टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम इन नार्कोटिक यूजर्स में इस डोज का यूज़ किया जाता है। डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन इन इज़ 1.5 mg आपको ये डोज दी जाती है। मतलब जो नेलोरफिन है, लिख ही लेता हूँ क्या फॉर्मूला है इसका, C19H21NO3, ये जो है इसकी आपकी कितनी डोज दी जाती है 1.5 mg। अब देखिए mg में दे रखा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो 1.5 × 10⁻⁻3, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्राम में करने के लिए mg से 10⁻⁻3 से, मिली से मतलब ग्राम में जा रहे हैं, तो हमारा किस में आ जाएगा 10⁻⁻3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 × 10⁻³ मोलल एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर फॉर द अबव डोज। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है जिसमें डिजॉल्व हो रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है। और आपको मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m कितनी दे रखी है आपको मोलैलिटी 1.5 × 10⁻³ मोलल, ये आपको मोलैलिटी दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है 1.5 × 10⁻³ मोल्स किस में डिजॉल्व हो रहा है, 1 kg ऑफ वाटर में हमारा ये डिजॉल्व हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसका सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा मेरा,
मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैलिटी होगी मेरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसके मोल्स आ जाएंगे हमारे NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये हमको निकालना है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA इज इक्वल्स टू NB अपॉन मोलैलिटी, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं। मोलैलिटी की वैल्यू आपको दे रखी है, NB कहाँ से होगा हमारा, NB निकाल देंगे कैसे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो NB क्या आ जाएगा हमारा, मास तो हमारा ये रहा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर रख देंगे, NB आ जाएगा हमारा, M यहाँ से रख देंगे और हमारा WA निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, कितना आसान था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये 29 लास्ट क्वेश्चन है आपका। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको रब कर देता हूँ फटाफट में। क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड टू फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। देखिए पहले लिख लेते हैं क्या कैलकुलेट हमसे करवा रहा है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड जो है उसका हमसे क्या निकलवा रहा है, मास निकलवा रहा है, मतलब WB हमसे कैलकुलेट करवा रहा है ये, और हमें मोलैरिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.15 मोलर आपको ये मोलैरिटी दे रखी है। और जो हमारा रिक्वायर फॉर प्रिपेयरिंग 250, वॉल्यूम भी दे रखा है आपका, वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, कितना आ जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.250 लीटर हमारा ये आ गया। बस कुछ नहीं करना, मोलर मास निकाल लो बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड क्या होता है हमारा, CH3COOH, और इसका अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा मेरा, मतलब MB कितना आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास आ जाएगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। मोलैरिटी क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, या फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, M की जगह मोलैरिटी मतलब 0.15, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास अपॉन मतलब नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख दूंगा 0.250, ये लिख सकता हूं, लीटर में है क्योंकि, ठीक है। अब देखिए MB जो है हमारा, ये क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने बेंजोइक एसिड का निकाल लिया, कितना होता है 122। बस सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, WB हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर ये निकालना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। आपके 30 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन करे हैं। और क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, अप्रोच सीखी है, किस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, उसमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको सही से लिखो, एग्जामिनर जो लैंग्वेज कहना चाह रहा है उस लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ो। उसके बाद उसमें देखो फार्मूला क्या अप्लाई करना है, फार्मूला लिख लो, उस वैल्यू जो आपको वैल्यू दे रखी है उन वैल्यूज़ को उस फॉर्मूले में पुट करो, और आपको जो निकलवाने को कह रहा है वो निकाल लो। बस सिर्फ इतना काम करना है, और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिल्कुल आपका न्यूमेरिकल पोर्शन परफेक्ट हो जाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसा हो जाएगा कि आपका एक नंबर नहीं कटेगा, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये आपको बहुत आगे तक काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे 12th में आ गया, आप फर्दर कितनी भी स्टडीज़ करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट ले लें आप साइंस से रिलेटेड, उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको करके चलना है। बहुत बढ़िया बेसिक चैप्टर है आपका, बहुत अच्छा चैप्टर है और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके बाद आपका एक लेक्चर और आने वाला है, जिसमें आपके बिल्कुल सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी बहुत बढ़िया चैप्टर है हमारा। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।